हाँ तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब रिजॉल्व कर देना। रिजॉल्व कर देना मतलब ब्रेक कर देना, ब्रेक कर देना मतलब तोड़ देना, यानी एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में तोड़ देना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो बनी बात है कि आप कांच की चीज़ को तोड़ोगे तो टुकड़े भी कांच के ही होंगे। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम किसी वेक्टर को ब्रेक करते हैं तो वेक्टर के टुकड़े भी जो आते हैं, यानी वेक्टर के जो कंपोनेंट आते हैं वो भी वेक्टर ही होते हैं। इस वजह से उनके जो पार्ट्स आते हैं वेक्टर को तोड़ने के बाद आप जितने पार्ट में उसको तोड़ते हो उन सारे पार्ट्स को वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं या कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स जनरली लोग यहाँ पे खा जाते हैं, नहीं बोलते हैं, केवल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को कई छोटे छोटे वेक्टर्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और जो छोटे छोटे वेक्टर्स ब्रेक होने के बाद आते हैं, जो पार्ट्स आते हैं, उन्हें कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं और शॉर्ट में सिर्फ कंपोनेंट कहा जाता है। यानी कुल मिला के हम लोग जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग एक वेक्टर को कई कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, सवाल उठता है कि कितने टुकड़े कर सकते हैं आखिर। तो इनफाइनाइट टुकड़े किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट, एक बात को बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ मैंने अंडरलाइन यहाँ अभी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होता है। यानी कुल मिला के जो कंपोनेंट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शंस कितनी हो सकती हैं? डायरेक्शंस हो सकती हैं इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने नल वेक्टर में आपको पढ़ाया था, इनफाइनाइट डायरेक्शंस किसी चीज़ की हो सकती हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा बस। ठीक है, मतलब अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएं और आप सोचें कि मेरे पास कितनी डायरेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट डायरेक्शन है। ये तो भी एक प्लेन में है, उसके हल्का से नीचे चली जाए 1 2 3 4 5, इसके और नीचे चले जाए 1 2 3 4 5, बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो जितनी डायरेक्शंस में आप किसी वेक्टर को ब्रेक करना चाहते हैं उतने कंपोनेंट आप बना सकते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से सुन लीजिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट आते हैं उन्हें कंपोनेंट वेक्टर्स या इन शॉर्ट कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, वेक्टर को तोड़ते हैं तो कुल मिला के कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो भी वेक्टर्स हैं, उनकी भी अपनी डायरेक्शंस होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, हम किसी भी तरफ देखें तो हम एक डायरेक्शन को सैकड़ों लाखों करोड़ों डायरेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती हैं, तो हम किसी वेक्टर को भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितनी डायरेक्शंस में आप किसी वेक्टर को तोड़ना चाहते हैं आप उतनी डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 2 डायरेक्शन में तोड़ना चाहें आप 2 डायरेक्शन में वेक्टर को तोड़ दीजिए, आप 3 डायरेक्शन में तोड़ना चाहें आप 3 में जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 2 और 3 डायरेक्शन ही पढ़ाई गई हैं अभी। तो मैंने बस यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि जितनी डायरेक्शंस आप सेलेक्ट करते हैं आप उतने कंपोनेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको इनफाइनाइट डायरेक्शंस लेनी पड़ी तो हम इनफाइनाइट कंपोनेंट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एक वेक्टर के कितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट किए जा सकते हैं तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डायरेक्शंस सेलेक्टेड एंड बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट डायरेक्शंस therefore a vector can be resolved into infinite component vectors। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्शन सिलेक्टेड, आप कितनी डायरेक्शन लेते हैं। बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट डायरेक्शंस देयरफॉर अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर्स। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप जैसे ए वेक्टर सपोज लिखते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4, एग्जाम्पल लिया है। तो आप देखिए कि ये जो वेक्टर है ये ऐसा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट 3 डायरेक्शंस में है। ये 2i कैप वाला x कंपोनेंट हो गया। 2i कैप क्या वेक्टर नहीं है? 3j कैप क्या वेक्टर नहीं है? 4k कैप क्या अपने आप में वेक्टर नहीं है? सब वेक्टर हैं। आपने ए वेक्टर को देखा तो आपने पाया कि ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर, ये एक अलग वेक्टर है। ये वेक्टर x डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये y को और ये z को।
इसका मतलब ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर, ये वाई कंपोनेंट है तो ये ए वाई वेक्टर, ये z कंपोनेंट है तो ये a का az वेक्टर। इन द सेम वे आप इधर आ जाइए, इसमें देखिए केवल दो ही पार्ट में है ना, मतलब इस वेक्टर को सिर्फ दो पार्ट में तोड़ा गया है, ये केवल x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है ना। तो ये क्या हुआ, इस a वेक्टर का x कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, इस a वेक्टर का y कंपोनेंट। समझ रहे हैं? यानी कि आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इन एग्जांपल्स में ये वेक्टर तीन डायरेक्शन में तोड़ा गया था, इस वजह से इसके तीन कंपोनेंट हैं। और ये इस बार यहाँ पर ये ए वाला वेक्टर दो पार्ट में सिर्फ तोड़ा गया है, इसलिए दो वेक्टर दो डायरेक्शन ली गई। यहाँ पे आई जे के तीन डायरेक्शन ली गई तो तीन कंपोनेंट, यहाँ पे सिर्फ आई और जे केवल दो डायरेक्शन ली गई तो दो कंपोनेंट है। वेरी इजी, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग रिजॉल्व करना वेक्टर का क्या होता है, ठीक है, कि वेक्टर को रिजॉल्व करने का क्या मीनिंग है। वेक्टर को रिजॉल्व करने का मीनिंग ये है कि एक वेक्टर को छोटे छोटे वेक्टर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और जब छोटे छोटे पार्ट्स वेक्टर के बनते हैं वो भी वेक्टर होते हैं और उनको कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो वेक्टर के रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे कब, क्या जरूरत पड़ेगी वेक्टर को रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेक्टर को रिजॉल्व कब करते हैं। इसका जवाब थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें छुपा हुआ है। पहले हमने जो एग्जांपल दिया था, चलो फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मान लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो तीन पार्ट में टूटा हुआ है, आई में, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये पूरा पूरा आई के अलोंग नहीं है, कुछ आई के अलोंग है, यानी कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग है, कुछ वाई एक्सिस के अलोंग है, कुछ जेड एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वेक्टर पूरा पूरा सपोज आई एक्सिस के अलोंग होता, तो सपोज कोई वेक्टर, सपोज पी मान लेते हैं, पी वेक्टर, पी वेक्टर मान लेते हैं 2i कैप है, तो ये पूरा पूरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। यानी ये एक अकेला खुद में वेक्टर ऐसा है जिसका पूरा पूरा पोर्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। मतलब ये कि यहां पे ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसके तीन पार्ट्स नहीं हैं, चार पार्ट्स नहीं, इसका एक ही पार्ट है। इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको टूटा हुआ देखने की आवश्यकता नहीं। जैसे इसको हम एज अ ब्रोकन फॉर्म देख सकते हैं कि ये अलोंग एक्स है, ये अलोंग वाई है, ये अलोंग जेड है, यानी इसके तीन टुकड़े हैं, दिख रहा है कि एक कंपोनेंट को जोड़ जोड़ के बनाया गया तब ये टोटल बना हुआ है। ये वेक्टर क्या, इसमें एक ही चीज है, इसमें केवल एक ही चीज है, यानी इसको कंपोनेंट में ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज दूसरा वेक्टर मान लो क्यू वेक्टर होता, वो सिर्फ 3j कैप हो गया, तो ये वेक्टर भी ऐसा वेक्टर है जिसमें केवल एक ही पार्ट है, ठीक है, ये ब्रोकन फॉर्म में नहीं है, यानी कुल मिला के इसका भी कंपोनेंट एक ही है। इसको दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में अब फिलहाल हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर, आर वेक्टर आ गया 4k कैप, तो ये क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका पूरा पूरा पोर्शन अलोंग द जेड एक्सिस है, ठीक है, यानी कि ये भी ब्रोकन फॉर्म में नहीं है, यानी अब इसको भी हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि आप खुद समझ रहे होंगे कि हम किस वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रोकन फॉर्म में लिख पाते हैं या कंपोनेंट फॉर्म में लिख पाते हैं। ऐसा वेक्टर जो कि या तो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो, वाई एक्सिस के अलोंग प्योरली ना हो और जेड एक्सिस के अलोंग प्योरली ना हो, यानी कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस, प्योरली अलोंग वाई एक्सिस एंड प्योरली अलोंग जेड एक्सिस नहीं होती है, ठीक है, यानी कि वो तिरछा होता है, एक तरीके से कह दिया जाए, उस वेक्टर के हमेशा कंपोनेंट किए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा उस वेक्टर के कंपोनेंट किए जाते हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ना हो, ठीक है।
समझ गए? मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर सपोज ये वेक्टर लीजिए आप, ये वेक्टर प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका एक ही कंपोनेंट है, एक ही पार्ट है, इसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये केवल वाई एक्सिस में है, प्योरली वाई एक्सिस में, इसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और ये जो है इसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट में नहीं ब्रेक पर कर पाएंगे क्योंकि प्योरली जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, ब्रेकेज फॉर्म में कौन होता है? जो आई, जे और के तीनों के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी वेक्टर जो पूरी तरह से x में या पूरी तरीके से y में या पूरी तरीके से z में नहीं है, यानी वो थोड़ा सा x में है, थोड़ा सा y में है, थोड़ा सा z में है, ऐसे वेक्टर के ही कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? यानी अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अ वेक्टर, आंसर लिख रहा हूं, अ वेक्टर मस्ट बी रिजॉल्व्ड, या मस्ट किया शुड, ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है, वैसे नॉर्मली करना ही पड़ जाता है। अ वेक्टर शुड बी रिजॉल्व्ड if it is not purely along x-axis, y-axis and z-axis। ठीक है, is not purely, ठीक है, x-axis और y-axis, एक मिनट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे, कहने का मतलब अगर मैं दो एग्जांपल दूं आपको 2D 3D को लेके, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और ये 2D के हिसाब से ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कौन से वेक्टर के कंपोनेंट होंगे? जो थोड़ा सा इंक्लाइन होगा। सपोज ये ए वेक्टर है, तो ना ये प्योरली एक्स के अलोंग है, ना प्योरली वाई के अलोंग है, ना प्योरली जेड के अलोंग है, इसके कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं, तो ये भी देखिए ना प्योरली एक्स के अलोंग है, ना प्योरली वाई के अलोंग है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझा कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कब किया जाता है। एक वेक्टर को रिजॉल्व हमेशा तब किया जाएगा जब वो प्योरली एक्स के अलोंग ना हो, या प्योरली वाई के अलोंग ना हो, या प्योरली जेड के अलोंग ना हो। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसका कुछ ना कुछ एक्सिस के साथ, डायरेक्शंस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और सिंपल कर दिया, अगर किसी वेक्टर का एक्सिस के साथ, डायरेक्शंस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, जीरो एंगल नहीं बन रहा हो बस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वेक्टर के कंपोनेंट कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग कैसे ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर आपको किसी वेक्टर को ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो तो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको यूज हमेशा कंक्लूजन करना पड़ेगा। बाय द वे, वो फॉर्मूले जो कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आए हैं वो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि हमें मतलब सिर्फ अल्टीमेट कंक्लूजन से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जितनी डायरेक्शंस आप ले सकते हैं, आप उतनी डायरेक्शंस में वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं एक वेक्टर को अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी हमको दो डायरेक्शंस दी जाएंगी और एक वेक्टर दिया जाएगा और हम उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल में मैंने क्या लिया है कि मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है जिसने थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। देखिए, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए वेक्टर है, इसने थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इसकी जो लेंथ होगी वो ए होगी।
अब कंपोनेंट को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। आप ये इमेजिन करिए कि ऊपर से एक टॉर्च जल रही है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ज़रूरी नहीं होता इमेजिन करना, लेकिन ईजी करने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि टॉर्च आप जब एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं शो करेंगे। मान लीजिए कि टॉर्च जल रही है, टॉर्च जलने की वजह से ये जो एरो की शेडो है, वो ऐसे पड़ेगी सीधी, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट जो है इतना पार्ट डार्क हो जाएगा शेडो की वजह से, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो बना दिया है शेडो वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। बात समझ में आ गई। यानी कुल मिला के इसकी जो अगर लेंथ को अगर मैं शो करना चाहूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से आप इधर एक टॉर्च जला दीजिए, ठीक है। जब आपने इधर भी एक टॉर्च जलाया, ठीक है, तो जब आप टॉर्च जलाएंगे तो इसकी शेडो इस तरफ भी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरफ जो शेडो पड़ेगी वो ये है, मान लीजिए इतना लेंथ काला हो जाएगा, इतना लेंथ डार्क हो जाएगा। तो ये जो एरो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ए वाई, यानी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज ए वाई, क्योंकि वेक्टर का अगर साइन हटा देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को शो करने लगता है। अब सवाल ये है कि ए वाई और ए एक्स की वैल्यूज क्या है, यही कंक्लूजन है। बस इतना अगर आप निकाल लेंगे तो बस फॉर्मूले याद करने के लिए रह जाएगा। चलिए, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सबका नाम लिख देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ सपोज ओ, या चलिए ओ पी क्यू एंड आर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज पहले ए एक्स निकालना है, तो हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन फॉर ए एक्स। ए एक्स कैसे निकलेगा, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ए एक्स के लिए, क्योंकि देखिए अपने को हाइपोटेन्यूस पता है कि इसकी लेंथ ए है, एंगल थीटा नोन है, ए एक्स फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में हम क्या ले लें, ओ पी क्यू ट्रायंगल में आप ले लीजिए, देखिए आपको बेस पता करना है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो कॉस थीटा ले लीजिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इज ए एक्स एंड हाइपोटेन्यूस इज ए। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। ये ए का एक्स कंपोनेंट हो गया। इन द सेम वे बात करते हैं कंडीशन फॉर ए वाई, सॉरी कैलकुलेशन फॉर ए वाई। वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या किया जाए, कौन सा ट्रायंगल है, ए वाई जो है इस ट्रायंगल का पार्ट बन जाएगा, या अगर आप इसी ट्रायंगल में करना चाहते हैं तो आप अगर देखिए गौर से, आपको ये थीटा एज्यूम भी नहीं करना है इधर, ठीक है। चलिए आपको और इजी कर देते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये भी ए वाई हो जाएगी। गौर से देखिए, ठीक है। तो अगर यही ट्रायंगल ले लिया जाए ओ पी क्यू, तो अब की बार हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू अगेन, ओ पी क्यू अगेन क्या ले लिया जाए, साइन थीटा ले लिया जाए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए वाई एंड हाइपोटेन्यूस इज ए। तो इन दिस वे वी गॉट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये हमारा y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो याद यही करना है, देखिए मैंने स्टार बना दिया, याद यही करना है। मतलब ये है सिंपल तरीका, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर कोई एक वेक्टर है और उसका किसी एक्सिस के साथ किसी डायरेक्शन साथ थीटा एंगल पता है, तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा कर दीजिएगा, और उसके अपोजिट साइड में दूसरा कंपोनेंट है
उसके लिए सेम चीज करिएगा, a मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बस अब की बार साइन थीटा ले लीजिएगा। मतलब मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि जिस तरफ थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट है, जिस तरफ थीटा नहीं है उधर साइन कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 2-3 एग्जांपल देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बहुत इजी होता है। ठीक है, और हमारे पास जो एक वेक्टर है वो फोर्स है, उसकी वैल्यू 10 न्यूटन है और उसने x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे माय डियर। एक कंपोनेंट है ना, समझ गए ना क्यों कंपोनेंट कर रहे हैं, क्योंकि ना ये प्योरली x एक्सिस पे है ना ये प्योरली y एक्सिस पे है, तो दो कंपोनेंट तो करने ही करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट तो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट ये जैसे हम कहेंगे fx वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड fx के बराबर होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये बनेगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे fy वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड fy होगा, ये ओरिजिन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए fx कितना होगा, तो आप बहुत सिंपली fx और fy बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि fx और fy कुछ भी निकालो, जो मैग्नीट्यूड होता है मेन वेक्टर का जिसका आप कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो लिखना ही लिखना, यानी 10 इंटू 10 इंटू तो लिखना ही है। बस अब ये देख लीजिए कि थीटा किस एक्सिस के साथ बना है। एक्स एक्सिस के साथ थीटा 60 डिग्री है, यानी कुल मिला के कॉस 60 यहाँ पे लिखा जाएगा और साइन 60 यहाँ पे लिखा जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, कॉस 60 1/2 होता है, ये 5 न्यूटन हो जाएगा। यूनिट जरूर लिखिएगा, कंपोनेंट है तो यूनिट लिखना ही पड़ेगा। और ये 5√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 5√3 न्यूटन हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे अब मान लीजिए दूसरा केस इस तरीके से, मैं 3 एग्जांपल दूंगा, तीनों बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, नाउ जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर और ये ना ही x में है ना ही y में है, तो कंपोनेंट तो करना बनता है ज़रूरत पड़ने पर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, राइट, और एक ये हो जाएगा कंपोनेंट। तो ये वाले कंपोनेंट को लिखेंगे vx वेक्टर और इस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे vy वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, vx लिखा जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो vy लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि vx और vy क्या क्या है, तो हियर सबसे पहली बात vx हो या vy हो, करना क्या है, मैग्नीट्यूड तो मेन वेक्टर का लिखना ही लिखना है, 10 10। ठीक है, अब देखिए कॉस किसके साथ आएगा, साइन किसके साथ आएगा। मैंने सिंपल बताया, आपको एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो आप एक्स एक्सिस से एंगल कैलकुलेट करने लगो, कोई ज़रूरत नहीं। कर भी लेंगे तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन क्यों मेहनत करना ज़बरदस्ती। वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल है, इस वजह से वाई वाले कंपोनेंट में कॉस 60 आएगा और एक्स वाले कंपोनेंट में साइन 60 आएगा। समझ गए, cos 60 sin 60। ठीक है, एंगल भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, जो एंगल है जो दिया है वही एंगल दोनों में यूज करना है। बस इतना ध्यान देना है कि थीटा किस वाली डायरेक्शंस के साथ था, तो जिसके साथ था उधर cos, जिसके साथ नहीं साइन। ठीक है, तो ये 5√3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट अगर है तो यूनिट ज़रूर लिखें, और ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, इंक्लाइन प्लेन का।
ये कंपोनेंट का तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल है, ये बहुत काम आता है और इसको आप सबसे टफ कैटेगरी का भी मान सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन, ये मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री है और ये वेट है इसका, ठीक है, mg वेट होता है। तो अब हमको दो कंपोनेंट करने हैं, इसका एक कंपोनेंट करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कंपोनेंट आखिर क्यों ज़रूरी होता है, एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं कंपोनेंट के। देखिए, अगर हम इस mg को कंपोनेंट करें दो पार्ट में, तो एक बात समझ में आ रही है कि एक पार्ट इधर वाला कंपोनेंट यानी वेट का W बराबर m इंटू जी होता है, W लिख देता हूं मैं। तो ये W का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा वाला ये जो कंपोनेंट है वो अलोंग है, यानी पैरेलल टू प्लेन है, यानी VW पैरेलल। आई बात समझ में? तो अब सवाल उठता है कि यहां पर और यहां पर मैं वैल्यू क्या लिखूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए और इजी कर लेते हैं, इसको सिर्फ W लिखा रहने दीजिए और इसको सिर्फ थीटा लिखा रहने दीजिए, ठीक है। तो थोड़ी सी गणित आप अगर लगाएंगे, अगर आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आती होगी 10th स्टैंडर्ड की, तो आप समझ जाएंगे कि ये एंगल थीटा होता है। अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो जब वक्त आएगा समझाऊंगा, और अदरवाइज याद कर लीजिए, आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल अगर यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वाला कंपोनेंट W इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट W इंटू साइन थीटा हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्यों किया गया, एक्चुअली पूछा जाता है किस फोर्स की वजह से ये नीचे सरकता है। भाई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी रखोगे तो नीचे सरकेगी, तो कितने फोर्स, मतलब वेट के कितने पार्ट की वजह से बॉडी नीचे सरकी, है ना। तो यहाँ पे W साइन थीटा ही वेट का, इस पूरे वेट का सिर्फ इतना सा पार्ट ही वो है जो इस बॉडी को नीचे शिफ्ट होने में मजबूर कर रही है। आई बस उनमें इस तरीके से काम होता है। तो चलिए अब बारी आ गई है उल्टा करने की। उल्टा करने की इन द सेंस, मतलब अब हमको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड उसकी डायरेक्शन, यानी जो थीटा था x एक्सिस के साथ, वो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और डायरेक्शन भी निकालना होगा पेरेंट वेक्टर का। अभी तक क्या कर रहे थे, पेरेंट वेक्टर जो था ए वेक्टर, उसके कंपोनेंट आप कर रहे थे। अब उल्टा है, अब आपको कंपोनेंट दिए जाएंगे और पेरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। यानी ए निकालना है, ए वेक्टर नहीं, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन यानी कि थीटा जो कि एक्सिस के साथ माना गया था, ठीक है। तो हेडिंग है मेथड ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर if its x and y components are given। मान लिया कि let ax and ay are the magnitudes of a vector which makes theta angle with the x axis, ठीक है। थीटा एंगल x एक्सिस साथ है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी हम एक आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे जिसमें आपको ये बात मैं फिर से याद दिलाऊंगा। तो जो जानकारी है फिलहाल अभी तक जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं कि अगर a वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो x कंपोनेंट cos वाला होता है और y कंपोनेंट sin वाला होता है। तो अगर आपको ए और थीटा चाहिए, तो अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप सही से उपयोग करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज ए, सिर्फ ए निकालना सिखा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करिए, आप पहली इक्वेशन को स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो
तो a इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो मेरा मत है, मेरा कहना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। आपको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा निकालना है, यानी फॉर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है दैट इज थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आप सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, 10 मिल जाएगा आपको, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, इधर से ए साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा बन जाएगा और ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। बाकी आप कथा जानते हैं कि थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंपली बस इतना समझिए कि अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स दिए हैं और आपको एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन निकालनी, पॉइंट टू बी नोटेड, बार बार कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर निकालनी, मैंने अंडरलाइन भी कर लिया, एक्स के साथ अगर डायरेक्शन निकालनी है तो आप टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स करेंगे, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो प्लस में ही रखना, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ए का तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके छाता पहना देना। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैं सोल्यूशन पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। इस क्वेश्चन में जो लिखा है मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फॉर अ वेक्टर ए वेक्टर आर दिस, ठीक है। यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 and 6, ठीक है। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर दिस एंड दिस, यानी पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को तो समझो। तो मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप, है ना, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, और ए वाई जे कैप, ठीक है। क्योंकि दो कंपोनेंट की बात हो रही है, एक्स और वाई एक्सिस की ही बात हो रही है, इसलिए हम जेड नहीं लेंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1, एंड बी वेक्टर को भी ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एडिशन के बाद जो वैल्यूज हैं कंपोनेंट्स की वो पूछी गई हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आई कॉमन हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हो जाएगा और ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये एक आई कैप के साथ है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये क्या है, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या है, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x कंपोनेंट है यानी ए एक्स प्लस बी एक्स जो है यहाँ पे वो कितना है, वो 10 है, इक्वेशन नंबर 3, एंड ए वाई प्लस बी वाई जो है वो 9 है, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर दूं, ठीक है, कैसे, बाय पुटिंग ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड ए वाई इन थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली वी गेट, क्या पाया हमने, अगर 4 यहां रखते हैं तो ये 6 आएगा, तो बी एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड जो बी वाई है वो 3 हो जाएगा। सो बी एक्स एंड बी वाई कैलकुलेट हो गया। तो चलिए क्या क्या कैलकुलेट करना था ये देखते हैं। कैलकुलेट फॉर द वेक्टर बी द इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। चलिए तो एक तरीके से एक आंसर तो आपका आ गया, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स निकालने वाला, ठीक है। दूसरा पार्ट है इट्स लेंथ। चलिए नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन की बात करी जाए तो बी वेक्टर बराबर बी एक्स हो गया 6 आई कैप और
3j कैप। अब मुद्दा ये है कि लेंथ ऑफ बी वेक्टर पूछा गया, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि लेंथ ऑफ बी वेक्टर का मतलब हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, लेंथ ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है, कोफिशिएंट लिखिए, स्क्वायर करिए, फिर ऐड करिए, फिर छाता पहना दीजिए, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा √45, ठीक है। और क्योंकि ये वैल्यूज मीटर्स में दी हुई हैं सारी, इस वजह से ये मीटर में आएगा, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स के यूनिट भी वही होते हैं जो मेन वेक्टर के यूनिट्स होते हैं। उसके बाद द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, याद आया, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रहा था आपसे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, तो लेट थीटा इज एंगल मेड बाय बी वेक्टर विद एक्स एक्सिस कॉमा देन, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर फॉर्मूला tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, थीटा बराबर tan इनवर्स y कंपोनेंट जो है वो कितना है, b का y कंपोनेंट कहाँ गया 3, x कंपोनेंट 6, यानी 1/2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 या 0.5, ये आपका आंसर हो गया। आईएससी वाले और शार्पली अगर सॉल्व करना चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा के इसकी वैल्यू डिग्री में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अभी तक हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए पढ़ा था, अब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए पढ़ेंगे। इसमें भी टेक्निक सेम लगेगी, आपको डायरेक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड पे। चलिए मान लेते हैं लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, इसके साथ ये ए वेक्टर बना है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। ए वेक्टर ने जिसका मैग्नीट्यूड ए है उसको एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो हियर क्योंकि आप 3 डायरेक्शंस के अलॉन्ग तोड़ रहे हैं तो यहाँ 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स के अलॉन्ग तो ए एक्स, एक होगा वाई के अलॉन्ग तो ए वाई, एक होगा जेड के अलॉन्ग तो ए जेड। कैसे लिखा जाता है मैं आपको बहुत प्रॉपर और शार्प तरीके से बताया कि सब में ए तो होगा ही, यानी जिस वेक्टर का आप कंपोनेंट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड तो आपको लिखना ही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद डिसाइड होता है कि कॉस कहाँ लगेगा, साइन कहाँ लगेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जिस एक्सिस के साथ एंगल पता है, जो एंगल भी पता है आपको, उस एंगल के साथ कॉस लगा देना है, ठीक है। तो आप नोटिस करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन का चक्कर ही नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हमको हर एक्सिस के साथ एंगल पता है, ठीक है। यानी ए का एक्स के साथ एंगल पता है कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हम ए इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। और ए का वाई के साथ एंगल पता है बीटा, तो ए इंटू कॉस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ए का जेड एक्स के साथ एंगल गामा पता है तो ए का कॉस गामा लिख सकते हैं। करने को आप वहां भी यही कर सकते थे, लेकिन होता क्या, आपको एक्स के साथ अलग एंगल दिया गया था, वाई के साथ पहले आपको अलग एंगल निकालना पड़ता, फिर करना पड़ता, वहां भी हो जाता, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और ये मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल, देखिए मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। फोर्स का एग्जांपल 10 न्यूटन लिया था और यहाँ पे 60 लिया था, तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 हो गया, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा वो 10 cos 60 हो जाएगा, और वाई वाला कितना हो जाएगा, 10 cos 30 हो जाएगा। समझिएगा, अगर आप यही करना चाहते हैं तो, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक। तो भी देखिए आंसर आपका सेम आएगा। क्या cos 60 कितना होता है, 1/2, यानी ये 5 न्यूटन आया, ठीक है। और ये cos 30 कितना होता है, √3/2, यानी 5√3 न्यूटन आया। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आंसर्स यही आए थे, ठीक है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वहां पे मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया कि जिस तरफ थीटा है उधर कॉस लेना है, और दूसरे साइड वाले के साथ साइन लेना है। तो एंगल का झाम नहीं था उस जगह पे। यहाँ पे एंगल अगर आप चेंज करने में कंफर्टेबल हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक। मैंने कॉस और साइन इसलिए भी बताया क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉस और साइन ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो जाती है थोड़ी टेक्निकल हो जाती है तुम्हारे लिए, और तुम कहते कि अरे सर पता नहीं कुछ अजीबो गरीबी बढ़ा रहे, ठीक है। तो बात समझ में आया आपको, ठीक।
तो इस प्रकार से इसमें 3D में ऐसे कंपोनेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि 3D का प्रॉपर लॉजिक अभी आपको आता नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया कंपोनेंट, आप वैल्यू रख दीजिएगा सारे अल्फा बीटा गामा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एंगल बताए जाते हैं, तीसरा नहीं बताया जाता, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक आइडेंटिटी याद कर लीजिए। ये जो मैथ्स वाले हैं उनको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा। एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं पढ़े थे, वैसे यहाँ पे आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यानी अगर 2 एंगल पता है और तीसरा पता करना है तो इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल हम लोग एकेडमिक स्टैंडर्ड पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कंपोनेंट में किसी वेक्टर को ब्रेक करना, ये पोर्शन खत्म होता है।